चलिएगा, आज के इस लेक्चर में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन मेडिकल नॉन मेडिकल केमिस्ट्री दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे तभी हम क्वेश्चंस सॉल्व करने के काबिल हो पाएंगे। तो ये बात आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिएगा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज का फर्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाएगा या हेडिंग आ जाएगा वो आ जाएगा लीचिंग। भैया ये लीचिंग क्या होती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज़ लीचिंग, लीचिंग में क्या होता है या लीचिंग का यूज़ करके हम किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसको हम प्योरीफाई करते हैं। ठीक हो गया। चलिएगा, तो लीचिंग एक प्रोसेस होती है। लीचिंग में क्या किया जाता है, हीटिंग ऑफ ओर को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। हीटिंग ऑफ ओर इन द absence of oxygen, in the absence of ऑक्सीजन या एयर बोल देंगे। बोला हमने हीटिंग करना है ओर को और उसमें हवा नहीं होनी चाहिए, इन द अब्सेंस ऑफ एयर। क्या बोला, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंस ऑफ एयर आएगा। प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में जहाँ पे हम एक्सेस एयर का यूज़ करते हैं, हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और हीटिंग कहाँ होनी चाहिए, बिलो इट्स मेलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। भैया जो हमारा मेटल है जिसको हमने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर हमें रखना पड़ेगा। तो हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बात ध्यान में रखिएगा। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है, इट इज़ अ मेथड इन विच, ध्यान देना, इट इज़ अ मेथड इन विच और इज सॉल्युबल, और सॉल्युबल होता है, वट नॉट इम्प्योरिटीज़, लेकिन इम्प्योरिटीज़ सॉल्युबल नहीं होती हैं। तो जो हमारा और है वो सॉल्युबल हो जाएगा, उसकी एक्सट्रैक्शन इजी हो जाएगी क्योंकि इम्प्योरिटीज़ वो सॉल्युबल नहीं होती है। ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा एल्युमिनियम की, ठीक है। तो एल्युमिनियम का जो ओर होता है दैट इज़ बॉक्साइट ओर, वहाँ पे भी लीचिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो हम लिखेंगे लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम या एल्यूमिना, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट और ये प्रोसेस जो है वो प्रोसेस बेयर्स प्रोसेस कहलाती है। ध्यान में बात रखना है, बेयर्स प्रोसेस। और अगर पूछा जाए बेयर्स प्रोसेस से हम किस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो आंसर आ जाएगा एल्युमिनियम। ये क्वेश्चन पूछा जाए बॉक्साइट ओर से एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है तो प्रोसेस आ जाएगी बेयर्स प्रोसेस। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलराइट, तो अगर मैं बॉक्साइट की बात करता हूँ, ये जो हमारा बॉक्साइट ओर होता है इसमें इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। इस बॉक्साइट में इम्प्यूरिटीज़ होंगी, किसकी इम्प्यूरिटीज़ होंगी तो बोलेंगे सर इम्प्यूरिटीज़ ऑफ सिलिका, सिलिका की इम्प्यूरिटीज़ SiO2, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं और इम्प्यूरिटीज़ किसकी होंगी, आयरन ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड, इसको Fe2O3 बोल देंगे, आयरन ऑक्साइड की इम्प्यूरिटीज़। ठीक, ये बात भी ध्यान में रखनी है भैया। अब इस केस में एक रिएजेंट यूज़ किया जाता है, रिएजेंट यूज्ड, और वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है। दूसरा एक और एग्जाम्पल आता है, सिल्वर और गोल्ड की लीचिंग की जाती है। लिख देता हूँ मैं, लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर,
और इस मेथड को मैकअर्थर साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मैकअर्थर साइनाइड प्रोसेस। तो मैकअर्थर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रोसेस दी, तो नाम बन गया मैकअर्थर साइनाइड प्रोसेस। अब इस साइनाइड का मीनिंग क्या हो गया कि इस केस में इसमें जो रिएजेंट यूज्ड होता है वो होता है सोडियम साइनाइड NaCN। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखने वाली हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। ये भी एक प्रोसेस है, ये भी लीचिंग की तरह ही। इसमें भी क्या होता है? हीटिंग होती है। क्या बोलेंगे? हीटिंग ऑफ ओर की क्या की जाएगी? हीटिंग की जाएगी इन द अब्सेंस ऑफ एयर। हीटिंग ऑफ ओर इन द अब्सेंस। अब इसमें एयर का कोई काम नहीं है। अब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। जिस भी मेटल की एक्सट्रैक्शन की जाएगी, जिस भी मेटल को कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाएगा, वहाँ पे हमें टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट से कम रखना पड़ेगा। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इस प्रोसेस से होता क्या है? ये जो कैल्सिनेशन की प्रोसेस है ये क्या करती है? ये कन्वर्ट करती है ओर्स को इनटू मेटेलिक ऑक्साइड। कन्वर्टिंग एन ओर इनटू इट्स मेटेलिक ऑक्साइड। ये ओर को मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। ये जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है ये जनरली यूज़ की जाती है ऐसे ओर्स के लिए जिनमें कार्बोनेट होते हैं या ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये हमें लिखना ज़रूरी बन जाता है कि जो हमारी कैल्सिनेशन है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? लिखो, यूज़ फॉर ओर्स containing carbonate and hydrated oxides। ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे? एक आ जाता है हमारा कैलामाइन। एक आ जाता है हमारा लिमोनाइट। ये ओर्स ही है भैया। ठीक है, कैलामाइन में कार्बोनेट देखने को मिलते हैं, कार्बोनेट, और लिमोनाइट में हाइड्रेटेड ऑक्साइड। ठीक है, तो इन दोनों के केस में हम कैल्सिनेशन का यूज़ करेंगे। अब जल्दी से बता दो कैलामाइन किसका ओर होता है? शाबाश भाई, जल्दी से। कैलामाइन किसका ओर होता है? कैलामाइन। और दूसरा है हमारा लिमोनाइट। कल हमने करे थे लास्ट लेक्चर में, ये सारी चीज़ें हमने करी थी। लिमोनाइट आयरन का ओर होता है। बोलो ठीक बात है? बोलेंगे हाँ जी सर, लिमोनाइट इज़ अ ओर ऑफ आयरन। और कैलामाइन की बात करें तो कैलामाइन, हाँ जी शाबाश, जिंक का ओर होता है ना कैलामाइन। ZnCO3 इसमें देखने को मिलता है। लिमोनाइट में Fe2O3.3H2O था, कुछ इस तरह से, है ना। तो एक आयरन का ओर हो गया, एक जिंक का ओर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली एक और टर्म है हमारी, वो है रोस्टिंग। क्या बोलेंगे? रोस्टिंग। भैया रोस्ट करना किसी को, भूनना, दैट इज रोस्टिंग।
अब रोस्टिंग में क्या होता है, इसमें भी हम ओर को क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या बोलेंगे सर, इसको हीट करते हैं रोस्टिंग के केस में भी। तो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें भी क्या होता है, हीटिंग होती है। हीटिंग ऑफ ओर इन द presence of excess air, excess ज़्यादा मात्रा में, excess air to convert the metal sulfides, ध्यान देना, metal sulfides into their metal ऑक्साइड्स। अब देखो यहाँ पे आ गया मेटल सल्फाइड, तो ये ऐसे ओर्स में यूज होती है जहाँ पे सल्फाइड देखने को मिलता है। तो ये क्या करेगा, जो मेटल सल्फाइड होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो ये क्या हो गया, ये रोस्टिंग हो गई। इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं, लिखना जनरली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर, ठीक है, एक बात ये हो गई। और ये क्या करता है, ये ओर को मेटालिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो अगर मैं सल्फाइड ओर की बात करूं, गलेना नाम आ गया, जहाँ पे ग्लेना आ जाए, पायराइट आ जाए, दैट वो क्या होते हैं, उनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखना भैया। ग्लेना, अब ग्लेना किसका ओर है, ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है भैया। ग्लेना किसका ओर है भाई, ये ओर याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हैं जी, बोलो गलेना। तो हमने कल पढ़ा था एक जगह पे गलेना के बारे में, वहाँ पे आया था लेड सल्फेट, सॉरी सल्फेट नहीं, PbS सल्फाइड, PbS इज इक्वल टू गलेना। एक और बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो लिखो इन रोस्टिंग SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड is utilized for manufacturing of sulfuric एसिड। बोला कि रोस्टिंग में जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज की जाती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने ये जो प्रोसेस देखी, इसमें क्या करना है, हमारे पास एक ओर है, इसको हम क्या बोल देंगे, कंसंट्रेटेड ओर। इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, अनवांटेड मटेरियल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या की जाएगी, सबसे पहली होगी इसकी कैल्सिनेशन प्रोसेस की जाएगी। कैल्सिनेशन प्रोसेस के बाद रोस्टिंग की जाएगी। रोस्टिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें फ्लक्स देखने को मिलेगा। फ्लक्स, इसमें कम इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और फ्लक्स के बाद क्या किया जाएगा, बोलेंगे सर स्मेल्टिंग प्रोसेस होती है, स्मेल्टिंग। और स्मेल्टिंग के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, स्मेल्टिंग के बाद क्रूड मेटल देखने को मिलता है, क्रूड मेटल। और इस क्रूड मेटल की क्या होती है, फिर रिफाइनिंग होती है और हमें मेटल मिल जाता है। तो ये स्टेप्स भी आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट लिखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले लिखो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आर डन इन अ
रिवर्बरेटरी फर्नेंस, ये एक फर्नेंस होती है। इसी फर्नेंस में हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को परफॉर्म करते हैं या प्रोसेस की जाती है। ओके, बोलेंगे हाँ जी सर। तो यहाँ पे फ्लक्स की बात आ गई थी, फ्लक्स की बात भी लिख लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करता हूँ मैं इम्प्यूरिटीज़। इम्प्यूरिटीज़ तो होंगी ही होंगी, ठीक है। साथ में फ्लक्स, अदर अनवांटेड मटेरियल, दैट इज फ्लक्स। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर स्लैग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्लैग। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, उसके बाद एक टर्म आई यहाँ पे स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग को भी पढ़ लेते हैं भैया, स्मेल्टिंग क्या होती है। ओके, चलें देखें, हेडिंग दे देते हैं स्मेल्टिंग। ये टर्म्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। चलिए, स्मेल्टिंग में क्या दिखेंगे कि जब हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो जो ऑक्साइड बन गया है, ऑक्साइड को और रिड्यूस करना है हमने, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। और इस केस में हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज भी करते हैं। ओके, तो ये बात आ जाएगी कि स्मेल्टिंग भी एक प्रकार की क्या होती है? हीटिंग होती है। इट इज़ आल्सो अ हीटिंग प्रोसेस। ठीक है, हीट किया जाता है। और जनरली इसमें क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड with reducing agent such as कोक का यूज किया जाएगा। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन यूज होंगे? कोक होगा, या फिर चारकोल हो जाएगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। इस तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास Fe2O3 है, ये ऑक्साइड की फॉर्म में है। इसको हमने क्या करना है? मेटल बनाना है, यानी कि आयरन बनाना है। तो ये जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस C, यानी कि कोक आ गया ये। और प्रोसेस कौन सी हो रही है? स्मेल्टिंग हो रही है। तो क्या होगा? जिंक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कौन कर रहा है? ये कोक। इसको लिख देता हूं मैं रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जिंक को क्या कर रहा है? जिंक को रिड्यूस कर रहा है। तो ये प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में हम और क्या लिख सकते हैं? तो लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाय पायरोमेटलर्जी। अब ये पायरोमेटलर्जी क्या होती है? ध्यान देना इस टर्म के बारे में। टर्म का नाम है पायरोमेटलर्जी। ओके, पायरो का मतलब क्या होता है? पायरो का मतलब होता है टेम्परेचर या हीटिंग। टेम्परेचर या हीटिंग बोल सकते हैं, हीटिंग। ओके, और मेटलर्जी का मीनिंग होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो स्मेल्टिंग से क्या होता है? स्मेल्टिंग जो है वो एक कैसी प्रोसेस है? रिड्यूसिंग प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। बोलो बात ठीक है?
बोलेंगे हाँ जी सर ठीक है। चलिए उसके बाद आगे हम बहुत सी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हो गई थर्माइट प्रोसेस, और पेपर में बहुत पूछा गया है थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट रिएक्शन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्माइट रिएक्शन। तो हम लिख देते हैं थर्माइट प्रोसेस। इसको और क्या बोला जाता है, एल्यूमिनोथर्मी, एल्यूमिनोथर्मी भी बोला जाता है, थर्मी। ठीक। अब होता क्या है इसमें, इस प्रोसेस में आयरन आयरन ऑक्साइड वो रिएक्ट करता है एल्युमिनियम के साथ, और यहाँ पे एल्युमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड देखने को मिलता है। यानी कि सिंपल सी बात है, Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, तो ये Al2O3 प्लस में Fe ये मिल जाता है हमें। अब इस केस में ध्यान देना, सारी बातें हम देखेंगे। ये जो एल्युमिनियम है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और इस केस में ये जो हमारा आयरन है इसकी क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन। ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड को आयरन मेटल में बदला गया, किसके द्वारा, किसका यूज़ करके, एल्युमिनियम का यूज़ करके। और एल्युमिनियम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये जो थर्माइट प्रोसेस है ये कहाँ पे यूज़ की जाती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहेगा लिखना, यूज्ड टू बेल्ड, used to build broken parts of railway tracks, comma heavy machinery, ओके। तो थर्माइट प्रोसेस कहाँ यूज़ की जाती है, रेलवे ट्रैक्स जब टूट जाते हैं उनको वेल्ड करने के लिए, या बड़ी बड़ी मशीनरीज को वेल्ड करने के लिए, ओके ऑल राइट। और जो गैस यूज़ की जाती है वेल्डिंग में वो लिख लेना, गैसेज यूज्ड इन वेल्डिंग, वो O2 है, ऑक्सीजन का यूज़ होता है, एसिटाइलिन का यूज़ होता है। इन दोनों को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। और इसी प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या है, नाम है गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस, गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस। तो लिख देता हूँ, also known as Goldsmith thermite प्रोसेस। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मार्क किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट। चलिए और प्रोसेसेस देखते हैं। प्रोसेस का नाम है कैरोल प्रोसेस, कैरोल प्रोसेस। ध्यान देना, ये प्रोसेस होती क्या है या कब ये यूज़ की जाती है, तो ये टाइटेनियम ओर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सीधी बात लिखेंगे, यूज्ड टू प्यूरिफाई टाइटेनियम फ्रॉम इट्स ओर, और टाइटेनियम का ओर हमने देखा था TiO2, इसका नाम क्या होता है, रूटाइल ओर, हाँ जी रूटाइल ओर, टाइटेनियम का ओर रूटाइल ओर, ओके बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल लिखेंगे। क्रूड मेटल को हमने क्या करना है, रिफाइन करना है। रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। अब क्रूड मेटल बन गया, बोलेंगे हाँ जी सर बनाया है हमने क्रूड मेटल। क्रूड मेटल में क्या होगा, कम इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है। तो हम प्यूरीफाई करेंगे। अब किसको प्यूरीफाई करेंगे, क्रूड मेटल को। तो इसके लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ लिक्वेशन। अब ये लिक्वेशन क्या है, लिक्वेशन से आप समझ रहे होंगे कहीं ना कहीं लिक्विड शब्द जुड़ा हुआ है, लिक्विड शब्द जुड़ा हुआ है। अब देखो हमारे पास मेटल होता है, बोलेंगे हाँ जी सर। साथ में इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, बोलेंगे हाँ जी सर इम्प्योरिटीज़ भी हैं। तो इसको क्या किया जाएगा, इसको हीट किया जाएगा, बोलेंगे ठीक है सर हीट कर देंगे। अब ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इनका इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बीपी बॉइलिंग पॉइंट, वो कैसा होगा, वो हाई होगा। और ये जो मेटल होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, लो होगा। तो जब हम हीट करेंगे तो ये मेटल क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। जब ये मेटल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ध्यान देना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेटल, ठीक है, क्रूड मेटल यहाँ पे लिख दिया। क्रूड मेटल आ गया यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। भाई हीटिंग की गई इसकी, ओके। अब हीटिंग की गई, फिर हम ऐसे स्लोप में रखते हैं, स्लोपिंग हीट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो लिक्विड बन रहा है हमारा मेटल लिक्विड बनेगा, वो इस स्लोप से होता हुआ यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। जब यहाँ पे आके ये जमा हो गया तो हमें क्या मिल गया, प्योर मेटल मिल गया। जबकि इम्प्योरिटीज़ जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो इम्प्योरिटीज़ तो मेल्ट होंगी ही नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। ये प्रोसेस लिक्वेशन होती है, ठीक है, समझ गए, बोलेंगे हाँ जी सर। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखो, इट इज़ यूज्ड व्हेन मेल्टिंग पॉइंट इज लो। मेल्टिंग पॉइंट इज लो। हम बॉइलिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, हम मेल्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन इस केस में मेल्टिंग पॉइंट ही लिखना सही होगा। क्या बोलेंगे सर, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर हमें एक और प्रोसेस पढ़ेंगे आगे, जो कि बॉइलिंग पॉइंट लो होता है तब यूज़ की जाती है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखें, फॉर रिफाइनिंग द मेटल्स हैविंग low melting point, then impurities से मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। इसमें एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, लिख लो भैया, टिन यानी कि SN, और लिखेंगे लेड यानी कि PB, और बिस्मथ BI, ओके। तो ध्यान रखना है इन बातों को। ये जो स्लोप यूज़ की जाती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्लोपिंग हेर्थ, HEARTH, हेर्थ, ओके, बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। चलो, उसके बाद मैंने बोला था कि जब बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तब कौन सी प्रोसेस, तो लिख लेना डिस्टिलेशन। कौन सी प्रोसेस है, डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज लो। जब बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट, मेटल का, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो टर्म आती है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये हम किस में पढ़ रहे हैं, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल्स में। नंबर 1 पे हमने क्या पढ़ा था, लिक्वेशन पढ़ा। नंबर 2 पे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग।
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा। और लिटिक मतलब टूटना, तो टूटेंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक हो गया? बोलेंगे हाँ जी सर। तो इस मेथड से क्या 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 रिफाइन किया जाता है, सबसे पहला तो वही पॉइंट आ जाएगा, तो लिख लो जिंक एंड कैल्शियम आर रिफाइंड बाई दिस मेथड। इस मेथड से जिंक और कैल्शियम को रिफाइन किया जाता है। ओके, बोलेंगे हाँ जी सर। यहाँ कैल्शियम नहीं कॉपर होगा भैया, कॉपर लिखना है भैया, कॉपर, COPPER, कॉपर। ठीक है, गोल्ड का, सिल्वर का, इन सभी के केसेस में भी इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये बातें भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, इनके केस में भी यहाँ पे भी हम लिखेंगे। तो अगर मैं जिंक और कॉपर की बात कर रहे थे हम, सबसे पहले COPPER। ठीक है, एनोड की बात करेंगे। एनोड के ऊपर हमें इम्प्योर मेटल देखने को मिलता है, इम्प्योर मेटल। ठीक, और कैथोड की बात करेंगे। कैथोड के ऊपर हमें प्योर मेटल देखने को मिलता है, प्योर मेटल। ठीक हो गया? और पॉइंट लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सेटल हो जाती हैं, सेटल डाउन। इम्प्योरिटीज आर सेटल डाउन, इम्प्योरिटीज आर सेटल डाउन बिलो एनोड। एनोड पे वो सेटल डाउन हो जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं? नोन एज एनोड मड। एनोड मड, इसको एनोड मड कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस किस के केस में? देखो, सिल्वर के केस में हो जाएगा, सिल्वर लिख लो भैया, सिल्वर इज इक्वल टू Ag। और कौन सा केस है? गोल्ड हमने देखा, गोल्ड यानी कि Au। प्लैटिनम की बात करेंगे, प्लैटिनम इज इक्वल टू Pt। और एक हो जाएगा हमारा एंटीमनी, ऑल राइट। चलिए, ये प्रोसेस भी हो गई। नेक्स्ट नंबर 3 पे हम क्या देखेंगे? जोन रिफाइनिंग। अब जोन रिफाइनिंग में क्या होगा? देखो, जब मेटल है, ठीक है, मेटल हमें प्योर कंडीशन में चाहिए, बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी में चाहिए, उस केस में हम जोन रिफाइनिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस केस में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। जब हम कोई मान लेते हैं कि कोई सॉल्वेंट डाल रहे हैं, उस सॉल्वेंट में इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएंगी? सॉल्युबल हो जाएंगी, डिज़ोल्व हो जाएंगी। इम्प्योरिटीज डिज़ोल्व हो गई तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, हमारे पास मेटल जो है वो प्योर फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही लिखा जाएगा, लिखना इम्प्योरिटीज आर मोर soluble देन the solid state of metal। इम्प्योरिटीज ज़्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, सो इम्प्योरिटीज डिसॉल्व्ड इन जोन रिफाइनिंग में इम्प्योरिटीज जो हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल
ठीक बात है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेटल which are required, जिनकी ज़रूरत हाई प्योरिटी की होती है, which are required with high purity, with high purity such as semiconductors। तो ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी प्योरिटी कैसी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और बहुत ही अच्छी प्योरिटी के लिए जोन रिफाइनिंग का यूज़ किया जाता है। इसमें एग्जांपल्स लिखना, एग्जांपल में एक तो हमारा सिलिकॉन आ जाएगा, बोलेंगे हाँ जी सर सिलिकॉन तो आएगा ही आएगा, सिलिकॉन आ गया। और क्या है, जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम, जर्मेनियम। और कौन हो सकता है, गैलियम भी लिख लो, गैलियम। ये मेटल्स प्यूरिफाई किए जाते हैं जोन रिफाइनिंग प्रोसेस से। ओके, जोन रिफाइनिंग। चलिए उसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। नंबर 4 पे है वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि वेपर्स बनेंगे, वेपर फेज होगा, ठीक है। तो देखो होता क्या है इसमें कि एक वॉलेटाइल कंपाउंड होता है, वॉलेटाइल कंपाउंड होता है जो आसानी से उड़ जाता है, आसानी से वेपर फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे हमारा जो कैम्फर है, कपूर है, वो वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है। हमारा जो फर्नाइल है, ठीक है, फर्नाइल की गोलियां आपने देखी होगी, वो भी कैसा होता है, वॉलेटाइल होता है। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, वॉलेटाइल कंपाउंड्स आते हैं। ओके, तो क्या होता है कि मेटल जो है वो वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन इम्प्योरिटीज वैसे की वैसी ही रहती हैं। ऑल राइट, तो जो हमारा वोलेटाइल कंपाउंड है वो क्या करेगा, वो वेपर फेज में आ जाएगा, वेपर फेज में आ जाएगा, फिर हम उसको ऊपर आके कलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास प्योर फॉर्म बन गई, ठीक है। चलो तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं। जोन रिफाइनिंग में क्या लिखेंगे, लिखो इट इज बेस्ड ऑन दैट metals are converted into their volatile compounds, volatile compounds while impurities are not, while impurities are not। ओके, चलो भाई इतनी बात हो गई। फिर इसमें लिखना निकल, निकल इज रिफाइंड बाय दिस टेक्निक, टेक्निक। एक और पॉइंट इसमें लिखना है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस is also called as Mond's process, Mond's process। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉन्ड्स प्रोसेस। तो पूछा जाएगा मॉन्ड प्रोसेस से कौन सा मेटल रिफाइन किया जाता है, लिख देंगे निकल, ठीक है। तो इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। हमारे पास निकल है, इम्प्योर फॉर्म में है, ये इम्प्योर फॉर्म में, तो इसको रिएक्ट करवाया जाएगा, वोलेटाइल बनाया जाएगा। इसका वोलेटाइल बन गया भैया, सर बन गया, इसको बोलेंगे निकल टेट्रा, निकल टेट्रा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल या टेट्रा कार्बोनाइल निकल भी बोला जा सकता है।
इसको क्या करेंगे हम, हीट किया जाएगा हाई टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो हमें निकल मिल जाएगा प्योर फॉर्म में, साथ में CO जो है वो उड़ जाएगी। तो इस तरह से मॉन्ड्स प्रोसेस में ये हमारा रिएक्शन रहता है। ऑलराइट, बोलेंगे हाँ जी सर। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट जो टर्म आ जाती है बेन अर्कल मेथड। बेन अर्कल मेथड। तो सबसे पहले बात आएगी कि ये किसको रिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम को, जिरकोनियम ZR एंड टाइटेनियम, टाइटेनियम दैट इज TI। ठीक, इस मेथड से हमें अल्ट्रा प्योर मेटल मिलता है। तो हम बोलेंगे दिस मेथड इज यूज्ड फॉर गेटिंग अल्ट्रा प्योर मेटल, अल्ट्रा प्योर मेटल। ठीक है, बोलेंगे हाँ जी सर। दूसरी बात, ये कैसा होता है, क्रोजन रेजिस्टेंस होता है, क्रोजन रेजिस्टेंस, क्रोजन नहीं लगता है, क्रोजन रिस्ट्रिक्टेड लिख देंगे। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमने जिरकोनियम ले लिया, इम्प्योर फॉर्म में है ये भैया। ठीक है, तो हमने I2 के वेपर्स, यहाँ पे वेपर फॉर्म या गैसियस फॉर्म लिख सकते हैं। इसको, इन दोनों को हीट करते हैं हम, तो क्या मिल जाएगा, जिरकोनियम I4। ये वोलेटाइल कंपाउंड होता है, वोलेटाइल कंपाउंड। ठीक है, फिर इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो हमें जिरकोनियम मिल जाएगा प्योर फॉर्म में, जिरकोनियम। ऑलराइट, तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो काम करती है। ठीक, यहाँ पे हम टंगस्टन का यूज़ भी कर सकते हैं, टंगस्टन, सिंबल क्या होता है, W, टंगस्टन, US। ठीक है, चलिए, ये हमारा बेन अर्कल मेथड भी हो गया, बेन अर्कल मेथड। ऑलराइट, एक और मेथड है और वो है क्रोमेटोग्राफी। इंपॉर्टेंट है भैया, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। अब ये किसके लिए यूज़ की जाती है, कलर्ड जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करने के लिए। क्रोमा का मतलब भी होता है कलर। तो ये मैक्सिमम टाइम्स या जनरली कलर्ड कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए यूज़ की जाती है। अब इसमें होता क्या है, एक हमारे पास इस तरह का एक पेपर जैसा होता है और इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन डाला जाता है, सॉल्यूशन, यहाँ पे एडजॉर्प्शन देखने को मिलती है। तो जैसे मान लेते हैं इसमें एक रेड कलर भी है बीच में, तो ये रेड कलर राइज करेगा और इस तरह से ये बिल्कुल इस पेपर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर भी है, मान लेते हैं, सुपोज कर रहे हैं, तो ब्लैक कलर एक अलग से लाइन बनाएगा, ये ब्लैक कलर यहाँ पे एब्जॉर्ब होता। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, मेनली डेंसिटी के ऊपर डिपेंड्स होता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी होती है ये। तो इसके बारे में हम सीधा लिखते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इट इज़ बेस्ड on principle that different components of mixture are
adsorb differently on an adsorbent। adsorbent के ऊपर अलग अलग कंपोनेंट्स मिक्सचर के एडजॉर्ब हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये रेड कलर एडजॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे ये ब्लैक कलर एडजॉर्ब हो रहा है, और ये जो पेपर जैसा है, ये जो पेपर है इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोल देंगे एडजॉर्बेट, सॉरी एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। ठीक है, बोलेंगे हाँ जी सर। अब ये जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं, और भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं, जैसे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गई, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। उसके बाद एक होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें एक और होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, और एक होती है गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इनके बारे में भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं ये। ऑलराइट, चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। ठीक है, मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ अलॉयज देखेंगे, इंपॉर्टेंट, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे वो वाला, और इसी तरह कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें, फिर इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट होगा तो आपने ज़रूर पूछना है।